क्रियाशैली पार्ट 1 के अंतर्गत सिद्धांत को एक श्रृंखला में देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले ऑडियो में रोग आरोग्य कारणम तथा रोगस्य आरोग्य लक्षण यह दो सिद्धांतों को देखा था। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपना 8वां सिद्धांत देखते हैं, द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो प्रथम श्लोक आया है वह है चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 51वां श्लोक, जिसमें कहा है यत्र शिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्य। चरक सूत्र स्थान 1/51। इसका अर्थ यह होता है कि जो कोई भी द्रव्य होता है उसमें कर्म और गुण आश्रित होते, पहले से आश्रित होते हैं, और जो द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि समवायी कारण क्या होता है। समवायी कारण का अर्थ होता है जो दो वस्तुएं, चीजें एक दूसरे से विलग हम नहीं कर सकते, जिनके अंतर्गत अपृथक भाव होता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे किसी भी द्रव्य से अगर हम उसके गुण को अलग कर लेते हैं तो वह द्रव्य नहीं रहेगा, या फिर हम उससे उसका कर्म छीन लेते हैं तो उस द्रव्य की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या द्रव्य ही समाप्त हो जाता है तो उसके गुण तथा उसके कर्म ये भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये वह चीजें होती है जो एक दूसरे से विलग नहीं हो सकती, और विलग हो जाती है तो वह चीज नहीं रहती, उसको कहते हैं समवायी कारण। मतलब एक दूसरे के साथ में रहने वाले बट एक दूसरे से अलग होते ही अपनी पहचान खो देने वाले। लेकिन द्रव्य गुण कर्म में द्रव्य प्रधान होता है और गुण तथा कर्म ये उसके अंतर्गत आश्रित रहते हैं। ओके, तो कोई भी द्रव्य होता है तो उसके गुण और कर्म जो होते हैं उसमें आश्रित रहते हैं, और द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों भी समवाय संबंध से रहते हैं। ओके, इनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी अपृथक भाव उनके अंतर्गत होता है। अब उसका एग्जाम्पल हम अपने ही सब्जेक्ट के अंतर्गत कर लेंगे, जैसे पित्त जो होता है, अगर हम इसको डाइजेस्टिव जूसेस से कोरिलेट करते हैं तो अगर हमने उसके गुण देखे तो वो उष्ण होता है और उसका कर्म होता है पाचन करना। अगर हम पित्त का उष्णत्व ही उससे निकाल लेंगे तो यह पित्त नहीं रहेगा, और पित्त अपना कर्म जो होता है पाचन वो भी नहीं कर पाएगा। जो जूस पाचन नहीं कर सकते हम उसको पित्त नहीं कहेंगे, और अगर पित्त ही नष्ट हो जाता है तो उसके गुण यानी उष्मा और उसके बाद उसका कर्म यानी पाचन ये भी नहीं हो सकता। तो पित्त के गुण जो होते हैं, पित्त यह द्रव्य उसका गुण होता है उष्मा, बाकी भी गुण है लेकिन उष्मा उसका प्रधान गुण होता है, और पाचन ये उसका कर्म है। तो ये तीनों भी एक दूसरे से समवाय संबंध में रहते हैं, एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते। अगर एक दूसरे से विलग हो जाते हैं तो वह अपनी पहचान खो देते हैं। तो यह था द्रव्य का वर्णन। अब आगे हम देखते हैं गुण का वर्णन, जिसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 51वां श्लोक, समवाय तो निचेष्ट कारणम गुण। चरक सूत्र स्थान 1/51। जो समवाय अर्थात किसी के आधार पर रहने वाला निष्क्रिय और कारण हो उसे गुण कहते हैं। अब समवाय का अर्थ हमने देखा था जो विलग नहीं हो सकता है, और यहाँ पे कहा गया है किसी के आधार पर रहने वाला, तो ये गुण के बारे में कहा गया क्योंकि गुण यह द्रव्य में आश्रित रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय का मतलब वो स्वयं क्रियावान नहीं होता है, द्रव्य क्रिया करता है और कर्म के द्वारा वह हमें व्यक्त होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि मान के चलिए कोई पेंटिंग है, एक अच्छी सी पेंटिंग है,
जो किसी कार्डबोर्ड के ऊपर निकाली गई है। तो कार्डबोर्ड जो है वह द्रव्य है, उसके ऊपर की गई पेंटिंग ये उसके ऊपर का गुण है। ओके, और उसकी स्पेसिफिक कलर वगैरह ये गुण हो गया, और उसके ऊपर की पेंटिंग ये हो गया कर्म। तो अगर हम इस पेंटिंग के गुणों में परिवर्तन करते हैं, यानी इस पेंटिंग में कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें उसके ऊपर जो रूप है उसको बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या फिर उसको उठा के कहीं पे ले जाते हैं या मिटा देते हैं, तो उसके लिए कारण कोई विरोध प्रदर्शित नहीं करता। जो गुण होते हैं वो कोई विरोध प्रदर्शित नहीं करते, वो उसको रुकावट नहीं करते या रोकते नहीं, या कहते मुझे लेके मत जाओ, मुझे बढ़ाओ मत। इस प्रकार का उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं होता है द्रव्य के गुणों का। तो इसीलिए उसको कहा है निचेष्ट, जो स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता, लेकिन वो कारण रूप होता है, इसीलिए उसको गुण कहते हैं। तो एक उसमें वह द्रव्य में आश्रित रहता है, दूसरा वो निचिष्ट रहता है और कारण रूप में रहता है, उसे गुण कहते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार गुणों का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गुण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुण जो है वो ज्ञानेंद्रियों में भी आते हैं, और उसके बाद गुण जो होते हैं वह जो दोष है उसको एक्सप्लेन करने में भी आए हैं, पदार्थ विज्ञान में भी गुण है। तो गुण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको गुणों के संदर्भ में समझ में नहीं आता है, तब तक आपको दोष धातु मल ये किस प्रकार से कार्य करते हैं नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि हर दोष धातु और मल के कुछ ना कुछ गुण बताए गए, विशेषतः जो दोष होते हैं उससे गुण बताए गए। तो हमें जब तक गुणों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम दोषों को नहीं समझ सकते। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी एंड पीजी, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी गुण बताए गए हैं ये हमें एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो गुणों के संदर्भ में जो लिखा गया है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम देखते हैं, जिसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 49वां श्लोक, सार्थो गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्ना अंता परादय गुणा प्रोक्ता। अब इस एक श्लोक में 41 गुणों के बारे में कहा गया है। वह वर्गीकरण क्या है वो हम देखते हैं। इसका वर्गीकरण 4 गुणों में होता है। पहला है सार्थ, दूसरा है आत्मगुण, तीसरा होता है गुरुवादी गुण, और चौथा होता है परादी गुण। अब इनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि यह जो पॉइंट्स है हम सिद्धांत समाप्ति के बाद गुणों को और ज्यादा 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, मुख्यतः गुरुवादी गुण को, क्योंकि जब तक हम गुणों को नहीं समझते तब तक हम दोषों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सिद्धांत आया है उसके दृष्टिकोण से सिर्फ उसके नाम रहेंगे, लेकिन हम समझने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो गुण है वह है सार्थ गुण। सार्थ गुण का अर्थ होता है स अर्थ, जिसे कोई ना कोई अर्थ होता है। उसके अंतर्गत पांचों महाभूत के प्रधान जो लक्षण होते हैं वह यहाँ पे आते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इसके अनुक्रम से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ओके, यह गुण है, लक्षण है। तो ज्ञानेंद्रिय में हमने देखा है कि सभी महाभूत के प्रधान लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ज्ञानेंद्रियों को लगते हैं। जैसे शब्द करने के लिए होता है, स्पर्श त्वक के लिए होता है, रूप नेत्र के लिए होता है, रस जिह्वा के लिए होता है, तथा गंध नासिका के लिए, मतलब ये उसके ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठान है। तो उस पांच को प्रथम स्थान दिया गया है जो सार्थ है, यानी स अर्थ है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वह है आत्मगुण।
आत्मगुण जो होते हैं वह 6 होते हैं। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत धी, धृति और स्मृति यह आता है। धी, धृति और स्मृति क्या होता है, हम इसके पहले के ऑडियोज में सुन चुके हैं। धृति का मतलब होता है धैर्य, स्मृति रिवाइंड करने की ताकत होती है। नेक्स्ट होता है सुख दुख, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस। ओके, तो ये आत्मा जो गुण है ये आत्मा के गुण होते हैं। जब हम आत्मा देखेंगे तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसके अंतर्गत आता है इच्छा। तो कोई भी डिजायर्ड होती है वो भी एक गुण है। उसके बाद द्वेष, तो किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में हमें या व्यक्ति के बारे में क्रोध आता है, उस व्यक्ति के को देख के ये सोच के, तो ये इस प्रकार की जो भावना होती है, जो एंग्रीनेस आता है, उसको द्वेष कहते हैं। उसके बाद आता है प्रयत्न। ओके, तो कोई भी चीज पाने के लिए हमें प्रयत्नरत तो होना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार के जो 6 गुण है वह आत्मगुण के हेडिंग के नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। उसके बाद आते हैं गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण जो होते हैं यह 20 गुण है। ओके, और इस 20 गुणों के अंतर्गत यहाँ पे उसको सिर्फ 10 बताए गए हैं और उस 10 के विरोधी गुण उसके आगे लिखे गए हैं। तो गुरुवादी इसलिए क्योंकि शुरुआत इसकी गुरु से होती है। तो इसकी 10 पेयर्स है और हर एक में उसके विरोधी गुण को बताया गया है। तो सर्वप्रथम है गुरु। गुरु का मतलब होता है भारी, और लघु उसके विरोधी, इसका मतलब होता है लाइट। ओके, उसके बाद आता है मंद। अब मंद का मतलब होता है डलनेस। उसके विरोधी आता है तीक्ष्ण, मतलब जो तेज होता है। ओके, तो इन गुणों को हम समझेंगे अच्छी तरीके से, तभी हम दोष को समझ सकते हैं। इसका आगे भी एक्सप्लेनेशन हमें आएगा। हिम विरोधी होता है उष्ण। हिम का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है हॉट। फोर्थ होता है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है जो सूदिंग इफेक्ट देता है हमें। ओके, हीलिंग प्रोसेस में जो काम आता है। और रुक्ष जो होता है उसमें एक रूखापन होता है, नीरसता होती है, इसी प्रकार का जलांश नहीं रहता है, जैसे सूखी जमीन होती है वैसा। ओके, तो ये रफनेस की तरफ जाता है। स्निग्ध तथा उसके विरोध में आता है रुक्ष। फिफ्थ है श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण का मतलब होता है स्मूथ। ओके, लाइक समझिए हनी की तरह, या फिर पाउडर, ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल टाल्कम पाउडर, जो श्लक्ष्ण गुणात्मक होता है। और उसके विरोध में आता है खर। खर भी रफी होता है। अब वृक्ष और खर ये दोनों भी स्निग्ध तथा श्लक्ष्ण के विरोध में है, लेकिन स्निग्ध जिस प्रकार से सुधी इफेक्ट करता है, तो मान के चलिए उसके विरोध में जो वृक्ष है उस प्रकार का इफेक्ट नहीं करेगा, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। और सांद्र जो होता है वो स्मूथ होता है, ओके, सॉफ्ट होता है। तो ये जो होता है वो खर जो होता है, ये रफनेस जो है ये स्पर्श के दृष्टिकोण से रहेंगी। कोई जो सरफेस होता है सॉफ्ट होता है या फिर रफ होता है, तो ये सरफेस में रफ होगा। इस प्रकार से खर तथा वृक्ष तथा खर में डिफरेंस है। एक खर जो जाता है वो रूखा नीरस रहता है, तो मान के चलिए उसका टेक्सचर वैसा है, उसमें खुरदरापन रहेगा ही, लेकिन जो खरत्व है उसमें मुख्यतः टेक्सचर के बारे में ही कहा गया है, उसमें जलांश के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट जो गुण है वो होता है सांद्र। सांद्र का मतलब होता है सेमी सॉलिड। ओके, वो पूरी तरीके से ना लिक्विड है ना सॉलिड है, सांद्र। और उसके विरोधी में बताया गया है द्रव, ये पूरी तरीके से लिक्विड है। सेवंथ है मृदु। मृदु का मतलब होता है ये भी कोमल होता है। ओके, ये भी मान के चलिए डेलिकेट जिसको हम कहते हैं। और कठिन उसका विरोधी है, और कठिन का अर्थ होता है हार्ड। ओके,
उसके बाद आता है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है एक जगह पे वो अचल रहेगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ओके। स्टाउट एक जगह फिक्स रहेगा। उसके विरोध में जो आता है वो होता है चल। अब चल जो होता है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा, वो अपनी जगह बार बार बदलेगा या एक जगह पे वो रह नहीं सकता। नेक्स्ट नाइन्थ बताया गया है स्थूल। तो एक्चुअली सूक्ष्म है और उसका विरोधी आता है स्थूल। तो सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। ओके। जो फाइन है, जो इसे देखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन स्थूल जो होता है वो बल्कि होता है, बड़ा होता है, जो वो हमें जल्दी से दृष्टिगोचर होता है। लास्ट और 10th है विशद। विशद का मतलब होता है साफ करने वाला, जबकि उसके विरोध में होता है पिच्छल। तो मान के चलिए कहीं पे स्लिपरी जगह बन चुकी है और उसको हम क्लीन करते हैं, तो जिस तरीके से वो क्लीन करने की प्रोसेस होती है उसी प्रकार से शरीर में कफ जो होता है वह शरीर को स्निग्ध प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन वो जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, क्लेद रूप में होता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए विशुद्ध गुण की आवश्यकता होती है, जो साफ करता है। और पिच्छिल जो होता है उसका मतलब होता है चिपचिपा। ओके। तो पूरे खरत्व भी योग्य नहीं है, तो पिछलता भी होनी चाहिए। तो ये सभी प्रकार के जो गुण जो होते हैं वो शरीर में होते हैं। ओके। और हम जब दोष पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे कि दोष में किस दोष के कौन से गुण होते हैं। यहाँ पे 20 गुरुवादी गुण होते हैं जो 10 पेयर में आए। उसके बाद आते हैं परादी गुण। परादी गुण के अंतर्गत 10 गुण आते हैं। परादी इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत पर से होती है। तो पहला है परत्व और सेकंड अपरत्व। परत्व का मतलब होता है पास में, अपरत्व का मतलब होता है दूर। थर्ड है युक्ति। युक्ति का मतलब कोई भी टेक्स्ट। फोर्थ है संख्या। तो जो काउंटिंग होती है वो संख्या के द्वारा ही होती है, तो फोर्थ संख्या। उसके बाद फिफ्थ तथा सिक्स्थ जो है वो है संयोग और विभाग। संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जबकि विभाग का मतलब होता है अलग होना। पृथक्व। पृथक्व का मतलब भी सेपरेशन होता है, लेकिन पृथक्व का ये होता है जिसकी विलग करने की टेंडेंसी होती है। संयोग और विभाग, मिलना और दूर होना। जैसे पृथक्व जो होता है वो सिर्फ सेपरेशन सेपरेशन होता जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है सेपरेट होने की या करने की, तो इसीलिए पृथक्व अलग से आया है। उसके बाद आया है परिणाम। किसी भी चीज का एंड रिजल्ट, दैट इज अ परिणाम। उसके बाद फिर है नाइन्थ संस्कार। तो संस्कार का मतलब ये होता है कोई भी चीज होती है अगर उसको संस्कारित करते हैं तो उसके गुणों में परिवर्तन होते हैं। संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, अगर किसी बच्चे के ऊपर हमने अच्छे संस्कार करेंगे तो संस्कारित अच्छा कार्य करेगा, अगर बुरे संस्कार करेंगे तो वो आगे चल के बुरा ही होगा। एक क्लिष्ट एग्जाम्पल अपने स्टडी के हिसाब से लेते हैं, जैसे कर्ड या दही होता है, तो ये दिखने में हमें शीत लगता है। ओके। लेकिन उसका वीर्य जो होता है वह उष्ण होता है। तो उसके ऊपर हम जब मथने की प्रोसेस करते हैं, ओके, उस घी के कर्ड के ऊपर, तो उसका परिवर्तन हो जाता है और फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं, यानी सेकंड उसके ऊपर संस्कार किया तो उसके बाद करी बन जाती है। तो दही जो होता है वो ठंडा होता है स्पर्श से और टेस्ट से, लेकिन उसका वीर्य उष्ण होता है। जबकि करी जो होती है उसको हम अग्नि संस्कार देते हैं तो वो गर्म होता है, लेकिन उसका वीर्य जो होता है वह उष्ण नहीं होता है। तो ये हुआ संस्कारों का परिणाम। मथने की और उष्मा देने की प्रक्रिया की वजह से उसके गुणों में परिवर्तन हुआ है, यह कार्य होता है संस्कार का। तो संस्कार हमें अपनी चीज समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है अभ्यास, स्टडी। किसी भी चीज को समझने के लिए स्टडी का अंतर्भाव अवश्य भाव से होता है। अब इसके अंतर्गत सार्थ, आत्म तथा गुरुवादी गुण हम क्रिया शरीर में जब भी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार आएगा। परादि गुण का वर्णन
अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं है, वो आपको पदार्थ विज्ञान में मिलेगा। यह था वर्णन गुण के बारे में। अभी नेक्स्ट जो वर्णन है वह है कर्म के बारे में। तो कर्म का जो श्लोक आया है वह आया है चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 52वां श्लोक। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते। इसका अर्थ ये हुआ चरक सूत्र स्थान 1/52। संयोग और विभाग में कर्म ही कारण है। वह कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। पूर्वोक्त संयोग और विभाग के लिए कर्म किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता। इसका यह अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का अगर संयोग और विभाग होता है, यह उसका कर्म ही है। एक स्थिर चीज कोई कार्य नहीं कर सकती। कोई भी चीज को अगर कर्म करना है तो उसका कॉम्बिनेशन या सेपरेशन आवश्यक होता है। वो कर्म पहले से उस द्रव्य में आश्रित होता है, अलग से नहीं होता, वो पहले से उस द्रव्य में आश्रित रहता है। कर्तव्य जो होता है कर्म का, तो यही क्रिया होना, संयोग विभाग, ये उसका कर्तव्य है। तो ये जो संयोग और विभाग है, ये कर्म करने के लिए उस द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य की या साधन की अपेक्षा नहीं होती है। वह स्वयं करता है। किसके सहायता से करता है? तो द्रव्य के कार्य जो होते हैं, जो कर्म होता है, वो द्रव्य की गुण के कारण घटित होते हैं। गुण स्वयं निश्चेष्ट है, लेकिन उसकी सहायता से द्रव्य कर्म करता है। इसीलिए कर्म को द्रव्य व द्रव्याश्रित गुण की अपेक्षा होती है। तो द्रव्य को कर्म करने के लिए उसमें आश्रित गुण की अपेक्षा होती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे हम वायु का एग्जाम्पल लेते हैं। वायु में हलचल होती है, उसके अंतर्गत जो हलचल होती है उसका यह कर्म है, वह होता है चल तथा लघु गुण के कारण। चल और लघु गुण ये वायु में आश्रित है। तो वायु इस द्रव्य के द्वारा चल और लघु गुण के द्वारा हलचल यह कर्म होता है। ओके, अगर चल तथा लघु गुण वायु में नहीं रहेंगे तो हलचल यह कर्म नहीं हो पाएगा। और किसी और द्रव्य की उसकी अपेक्षा नहीं होती है हलचल होने के लिए। वायु के अंतर्गत जो स्वयं चल और लघु गुण है उसी के द्वारा सब कार्य होता है। किसी और चीजों की उनकी को अपेक्षा नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं मोर क्लैरिफिकेशन के लिए। पित्त की उष्मा तीक्ष्ण गुण के कारण पचन यह कार्य घटित होता है। पित्त यह द्रव्य है, उसके गुण होते हैं उष्मा तथा तीक्ष्ण, और उसके द्वारा पाचन यह कार्य घटित होता है। अगर पित्त के अंतर्गत उष्मा और तीक्ष्णत्व निकाल दिया तो पित्त अपना कार्य नहीं कर पाता। और पाचन ही कर्म करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है जब पित्त में उष्णत्व और तीक्ष्णत्व होता है। तो पित्त यह पाचन का कार्य उष्ण और तीक्ष्ण इस अपने गुण के द्वारा घटित कर लेता है। ओके, तो ये था कर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमने द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत देखा है। इसके अंतर्गत जो तीनों चीजें हैं वह पदार्थ विज्ञान में भी आती है, और द्रव्यों का काफी विस्तारित रूप से वर्णन हमें हमारे सब्जेक्ट में और पदार्थ विज्ञान में मिलता है। जो काफी महत्वपूर्ण है वह समझने से हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो समझने को, और आगे की ईयर्स में प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से द्रव्य की इंफॉर्मेशन जो किस गुणात्मक होते हैं, और फिर ट्रीटमेंट करने में किस गुण कौन से गुण किसके विरोध में होते हैं, और किस गुण को यूज करके हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल रूप से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो गुण है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजी और पीजी की एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिस के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। तो गुण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आगे हम और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम यह सिद्धांत समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन देखेंगे। तो ये आपको समझ ही गया होगा। ओके, थैंक यू।